नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। डिस्कस करने वाला हूं मैं यहाँ पे सिर्फ 10 से 12 मिनट में दुनिया भर के सारे ऐसे इवेंट्स को जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट करेंगे। मतलब या तो आप फाइनेंशियली उससे पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट लेंगे, या तो आपका नुकसान होगा, चाहे सैलरी की ग्रोथ हो, बिजनेस ग्रोथ हो, या इन्वेस्टमेंट्स या पोर्टफोलियोज बढ़े या गिरे। तो ऐसे वीडियोस पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए अगर रोज ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं। आई स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल और ये है वैल्यूएशंस डिमांड रिकवरी में फायर अप पावर स्टॉक्स। पावर स्टॉक्स की बात कर रही है आर्टिकल। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस तरीके से वैल्यूएशंस एंड डिमांड रिकवरी एक फैक्टर रहने वाला है जो ड्राइव कर सकता है पावर सेक्टर को। यहाँ पे पावर सेक्टर जो है स्पेसिफिकली यूटिलिटीज ये प्रेजेंट कर रहे हैं इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट केस इस मोमेंट पे। एंड ज़्यादा पावर स्टॉक्स जो हैं ये सब्सटैंशियल लॉस दे चुके हैं पिछले 12 महीनों में। रिजल्ट्स भी मॉडरेट थे, Q1 के जो रिजल्ट्स काफ़ी पुअर भी थे, पीक और बेस डिमांड भी कम रहा क्योंकि मानसून बहुत अच्छा रहा ना इस बार। तो उससे हुआ क्या कि इस बार एसी वगैरह नहीं चले इतने, डिमांड कहीं ना कहीं काफ़ी कम रही है। तो रिकवरी है, डिमांड की एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे और इससे इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट भी आ सकता है करंट रिड्यूस्ड वैल्यूएशंस पे। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोल थर्मल कैपेसिटी इंक्रीज होने वाली है एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, दो चीज़ों पर ध्यान रखना है। एक तो कोल थर्मल कैपेसिटी और बढ़ेगी अभी, ठीक है, साथ में बैटरी स्टोरेज ये इंक्रीज होने वाला है यहाँ पे, ताकि लॉन्ग टर्म पीक डिमांड को हम लोग मीट कर पाए। क्योंकि इंटरमीडिएंट रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है ये व्हील्ड है ऑन टू ग्रिड्स। जो डिपेंडेंस है अगर आप देखोगे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स पे फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज एंड जो सोलर है, वो इंप्लाई करता है कि इंडिया काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल रिस्क को लेकर के एक्सपोज्ड है। मतलब वी आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल रिस्क, जिसमें किसी कंट्री के साथ अगर हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा ना तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं हिंडर हो जाएगी यहाँ पे। तो एनर्जी सिक्योरिटी बड़ा ज़रूरी है। रोटी कपड़ा मकान हम बोलते हैं कि इंडिविजुअल के लिए, वैसे कंट्री के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो फूड सिक्योरिटी, खाना होना चाहिए कि इतना खुद उगाओ कि खुद खाओ। दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी, फ्यूल, फूड और फ्यूल ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। एंड एक चीज होती है डिफेंस की, डिफेंस इक्विपमेंट्स हम लोग खुद से बना पाए। तो जो डिमांड वीकनेस है FY26 की, ये टिल डेट अगर आप देखेंगे तो वेदर इंड्यूस्ड है एंड एक्सेस रेन की वजह से कूलिंग की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ रही है और कहीं ना कहीं पावर सेक्टर को यहाँ नुकसान हो रहा है। बेस्ट कैपेसिटी एडिशन जो होता है ये सपोर्ट किया जा रहा है वायबिलिटी गैप फंडिंग द्वारा, जैसे स्कीम्स हैं, वेवर है इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस पे। जो डिमांड अपटिक है यहाँ पे रिन्यूड इंटरेस्ट यहाँ पे आ सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम एनटीपीसीज, न्यूक्लियर प्लांट्स और एनएचपीसी, यहाँ पे स्टेडी अर्निंग्स रह सकती है 20% या उससे ज़्यादा की पर ईयर ड्यू टू लॉन्च ऑफ लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। और सीएससी भी यहाँ पे एंट्री करना चाहता है सोलर मॉड्यूल में। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को भी कुछ अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है क्योंकि मर्चेंट पावर मार्केट भी काफ़ी वीक है। तो यहाँ पे फ्लड्स वगैरह की वजह से अगर आप देखोगे तो काफ़ी एनएचपीसी के प्रोजेक्ट्स भी हिंडर्ड है। तो एनएचपीसी वगैरह क्या करती है? हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। अब पहाड़ों में और काफ़ी जगहों पे आप देखिए इतने फ्लड्स हैं, इतने लैंडस्लाइड्स हैं कि प्रोजेक्ट्स काफ़ी हिंडर हो चुके हैं। तो ये सारी कहानी है हमारे पावर सेक्टर स्टॉक्स की। कोल की जो इन्वेंट्री अभी 20 दिन प्लस की चल रही है वर्सेस 14 प्लस अ ईयर अगो। तो यहाँ पे मॉडरेटेड ऑफटेक है कोल इंडिया के लिए और मार्केट प्राइसिंग भी एक्सचेंजेस पे काफ़ी वीक है यहाँ पे। तो वैल्यूएशंस भी काफ़ी डाउन है। स्टॉक यहाँ पे 2 to 2.2 टाइम्स चल रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो सप्लाई साइड पे परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। हाइड्रो जनरेशन 9% ऊपर है, सोलर और विंड भी काफ़ी ग्रो कर रहा है, 25% 9% की ग्रोथ रेट है। एंड थर्मल जनरेशन फ्लैट रहा है। तो कहीं ना कहीं हम आगे एक्सपेक्टेशंस लॉन्ग टर्म की तो काफ़ी अच्छी है, बट शॉर्ट टर्म में झटके लगते रहेंगे, स्टॉक्स की वैल्यूएशंस नीचे आती ही रहेंगी। ये कहानी नई नहीं है, हमेशा आपको सुनने को ज़रूर मिलेगी। तो कभी भी 2-3 महीने 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करके ज़्यादा फायदा नहीं होता। लॉन्ग टर्म जो व्यू रखता है आदमी वो काफ़ी स्टेडली पैसा कमा पाता है। तो ये है पावर सेक्टर इंडिया में। बात करूँगा अगले आर्टिकल की और यह है डिफेंस के बारे में, स्पेसिफिकली एएमसीए की बात कर रहे हैं। तो एडवांस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जितने भी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो कंपनीज इंटरेस्टेड है वो फाइनली बिड कर चुकी है। तो 2 आर्टिकल्स में कवर कर चुका हूँ डिफेंस सेक्टर को लेकर के, जहाँ मैंने बताया था कि इंडिया में हमारे पास कोई एएमसीए कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। एएमसीए एयरक्राफ्ट मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है। हम तेजस भी यूज़ करते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो, एंड हम चाहते हैं कि इंडिया में हम इसे डेवलप करें। तो इसके लिए HAL जो गवर्नमेंट कंपनी है और कुछ प्राइवेट कंपनी जैसे भारत फोर्स, टाटा एडवांस सिस्टम्स, L&T डिफेंस, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, इन्होंने क्या किया? इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है टू
द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसीज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे रिस्पॉन्ड किया है। इंडिया का सबसे पहला इंडिजिनस स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की यहाँ पे बातचीत चल रही है और इसी के लिए ये प्रोजेक्ट का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे था। तो 30 सितंबर लास्ट डेट था, ठीक है, आप 30 सितंबर तक यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकते थे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अब इंडियन एंटिटीज को जो केपेबल हैं कि वो प्रोटोटाइप बना पाए स्टेल्थ जेट के और सपोर्ट कर पाए अपने टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन को भी, ठीक है। तो भारत फोर्स जैसे पार्ट है कल्याणी ग्रुप का, ये लीड कर रहा है कंसोर्टियम को कंप्राइजिंग बीईएमएल, ठीक है। बीईएमएल इनके साथ एक शेड्यूल है, एक कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और प्राइवेट सेक्टर डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म डेटा पैटर्न्स लिमिटेड हुई। तो ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे कंपनीज के बीच में साइन हुआ है। तो डिफेंस ऐसा सेक्टर है ना जहाँ पे कंपनीज एक दूसरे से कोलैबोरेट करती है। तो एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल कंपनीज आपको काम करते हुए नजर आएंगी क्योंकि सबकी एक्सपर्टीज अलग डोमेन में है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ पे फोकस रखना है कि हाँ एक प्रोजेक्ट पूरी एक कंपनी को नहीं जाता है कभी भी, क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों में जब आप एकदम स्पेशलाइज एक्सपर्ट होते हो तब जाके एक इक्विपमेंट बन पाता है, ठीक है। एक मैं कहूँगा एक वेपन बन पाता है जिसमें अलग अलग एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है। L&T ने भी अनाउंस किया दैट दे आर गोइंग टू बी स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद स्टेट रन एरोस्पेस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ इनकी पार्टनरशिप होगी। टाटा ने कहा है कि वो तो भैया इंडिपेंडेंटली ही करने वाले हैं सारा काम। तो HAL ने डिक्लाइन नहीं किया। तो हमें जो फर्स्ट फ्लाइट है AMC प्रोटोटाइप की एक्सपेक्टेड है कि बाय द एंड ऑफ 2028-2029 हमें देखने को मिलनी चाहिए। एंड डिफेंस सोर्सेज ने अर्लियर ये बात की पुष्टि भी की है। तो जो सीरीज प्रोडक्शन है एक्सपेक्टेड है कि 2035 तक होगा विद इंडियन एयरफोर्स लाइकली टू इंडक्ट 7 स्क्वाड्रन्स टोटलिंग 126 AMCA जेट्स। तो लंबे लॉन्ग टर्म हमारे गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। ऑफकोर्स अभी भी हम लोग एक्शन ले रहे हैं बट ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा क्योंकि इंडिया के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। जैसे मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर टेस्ट किया था हमने, वैसे ही अगला सबसे बड़ा मूवमेंट होगा जब हम अपना खुद का जेट फाइटर बना पाएंगे और हमारी आर्मी उसे, हमारी एयरफोर्स उसे यूज़ कर पाएगी, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी बिग। बहुत ही कम कंट्रीज है पूरी दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो वो उनके पास एक प्रॉपर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, प्रॉपरली डेवलप्ड एंड बिल्ड, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय देम। एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। पूरी दुनिया में ये फीट बहुत ही कम कंट्रीज अचीव कर पाए हैं और इंडिया हैज़ टू बी द वन जो ये चीज़ कर पाए। तो ये हमें इसके ज़रूर इसके लिए देखना होगा कि गवर्नमेंट यहाँ पे एफर्ट्स डाले, साथ में प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेट करे। तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आप हमेशा देख सकते हो थोड़ा बहुत इस सेक्टर में। काफ़ी ओवर वैल्यूड रहते हैं स्टॉक्स वैसे तो, बट हमेशा आपको इसको अपनी नज़रों में ज़रूर रखना है। अगले आर्टिकल की बात करूंगा, यह है गोल्ड सिल्वर के बारे में। गोल्ड और सिल्वर ने क्या किया है, आउटशाइन कर दिया है हमारे इक्विटी पोर्टफोलियो को, ठीक है। तो गोल्ड वगैरह अगर आप देख सकते हैं तो वाइट गोल्ड यहाँ पे जम किया है 29.4%, ठीक है। और ये बेस्ट फर्स्ट हाफ रिटर्न्स है पिछले 30 सालों का। सिल्वर 41% ऊपर है, ठीक है। लॉकडाउन में ही 53% ऊपर गया था ये, जबकि डोमेस्टिक इक्विटीज की इस टाइम पे हालत खराब है। तो इस टाइम पे सेलिब्रेट करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन आप ध्यान रखें सिल्वर जैसी कमोडिटीज में मैं स्पेसिफिकली बताऊं, ये ऐसा कमोडिटी है जो 90% गिरा भी है, 80-70% ये नीचे भी गिर जाता है। तो जहां ये चल रहा है लाख रुपए, ये 30,000 भी आ जाता है, ठीक है। तो जरूर एक बार इसका लॉन्ग टर्म आप चार्ट देखें, प्राइस पैटर्न देखें कि हर 10 साल में हमें एकदम 10 साल तक इसका एक बेयर रन चल रहा होता है, बेयरिश चल रहा होता है ये, और एकदम से एक बड़ा सा बुल रन भी आ जाता है। तो इस पर आपको जरूर ध्यान रखना है। अब बात करूंगा एक और सेक्टर की जिस पर आपको बहुत अच्छे से नजर रखना है, वो है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट। ईवी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में आपको बता दूं इंडिया जैसी जगहों पे सिंपल एक ही चीज़ मैटर करती है। एक तो अगर मैं टू व्हीलर खरीद रहा हूँ तो क्या वो सस्ती है या महंगी है, दूसरा माइलेज कितना देती है, एवरेज कितना देती है, दैट्स इट। ड्यूरेबिलिटी मैटर करती है, कितने दिन तक चलेगी, प्राइस कितना है और एवरेज कितना देती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां आ रही है टू व्हीलर, इनकी रेंज बढ़ती जा रही है, एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी पहले से इंप्रूव हो रहा है क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा इन्हीं पे जा रहा है सबसे ज़्यादा। तो बहुत बड़ा खतरा मैं कहूँगा हमारे पेट्रोल वाले जितने टू व्हीलर्स हैं उनको है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स से।
इन द फ्यूचर की मैं बात करूँगा, अगले 10 साल 15 सालों की बात कर रहा हूँ, तो ज़रूर नज़र रखें। एंड काफ़ी सारा क्राइसिस रहा है रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर के चाइना ने, क्योंकि काफ़ी परेशान किया है दूसरी कंट्रीज़ को, स्पेसिफिकली इंडिया को यहाँ पे। तो काफ़ी फॉल इन सेल्स आया है इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक का और दूसरी टू व्हीलर कंपनीज़ का भी। लेकिन इंडिया का जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे 18% का इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है इन द सेम पीरियड। एंड जो वाहन डेटा है उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन 5,82,000 हो चुके हैं अप्रैल टू सितंबर में, जो पहले 4,92,000 थे। तो करीब करीब इंक्रीमेंट आया है कितना, 90,000 का ड्यूरिंग द सेम पीरियड, फ्रॉम द सेम पीरियड। तो लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे ज़रूर है अब इस सेक्टर में, इवन दो प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आ रही हैं, स्टिल ग्रोथ यहाँ पे बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। सेक्टर अगर 20-25% से ग्रो कर रहा हो ना, तो बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए उस सेक्टर को, और काफ़ी अच्छे एलोकेशंस मुझे लगता है अच्छी कंपनी में एलोकेशंस करने चाहिए, रिसर्च करके कि कौन सी कंपनीज यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रही है, एक अच्छा कंपनी लोगों को प्रोडक्ट बना करके दे रही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे अगर आप देखोगे तो हमारे जो लेगेसी प्लेयर्स थे, जैसे बजाज, टीवीएस, हीरो, ये भी अब पूरी तरीके से कूद चुके हैं इस मार्केट में, ईवी मार्केट में। एंड लगातार हमें नई स्कूटीज, नई टू व्हीलर्स लॉन्च होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाइक्स भी हमें आगे देखने को मिलने वाले हैं, कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड वगैरह भी इसमें घुसने वाला है, और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स लाने वाला है, लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्द। तो ओला पहले 27% शेयर कंट्रोल करता था मार्केट का, जो अब गिर करके 12.7% पे आ चुका है। इसका रीज़न क्या रहा है, बाकी कंपनीज, क्योंकि पहले कंपटीशन नहीं था, अब सारी कंपनीज आ चुकी है, हीरो मोटोकॉर्प से लेके बजाज से लेकर के अगर आप देखोगे तो काफ़ी एथर हो गया है, स्टार्टअप्स भी हैं और लेगेसी प्लेयर्स भी हैं जो डोमिनेट करना चाहते हैं इस मार्केट को। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कीजिए।